नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पे। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के संपूर्ण विश्लेषण, इसमें 30 प्रश्नों की एक सीरीज है जिसमें आपको बताया जाएगा। और इस 30 प्रश्नों की जो सीरीज है, ये बस 30 प्रश्न कहने को हैं। इससे जो है कि आपका 150-200 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है और एक एक प्रश्न के एक एक शब्दावलियों को समझते हुए जाना है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो साधारण से साधारण कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको जो है कि ये विषय आसान लगे, और हम आपके साथ मिलकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाएंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए जो है कि फ़ायदेमंद साबित हो हमारा ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ध्यान से समझना है, चलते जाना है। पहले प्रश्न पे आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पे है, स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें दिया है कि विकास के वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक का मतलब है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक सिंगल, यानी कि सिंगल व्यक्ति के बारे में बात है कि एक सिंगल व्यक्ति, यानी आपका दोस्त, ये आपका दोस्त ए है और आप बी हैं। सपोज दैट, मान लो बच्चों, ए के पास जितने डिफरेंसेस होंगे बी के पास भी उतने डिफरेंसेस है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए विकास के, वो भी विकास के वैयक्तिक विभिन्नता, यानी विकास का जो चरण है, विकास क्या है ना कि क्रमबद्ध जो है कि धीरे धीरे जो है कि एक ये परि ये शब्दावली ऐसी है कि विकास का क्रम बहुत धीरे धीरे चलता है। जबकि आप पढ़े होंगे कि डेवलपमेंट हमेशा स्लो होता है और ग्रोथ हमेशा जो है कि फास्ट होती है। ग्रोथ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस समय जेब में एक भी रुपये नहीं है और शाम आते आते आपकी जेब में 5,000 हो गया, तो आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन विकास का जो चरण होता है उसमें जो है कि व्यक्ति की गुणवत्ता के विकास के बारे में बात की जाती है कि उसमें गुणात्मक रूप से कितना वृद्धि किया, उसने कितनी पढ़ाई लिखाई की, कितना सांस्कृतिक रूप से डेवलप हुआ, कितना उसने समाज को समझा है, उसकी बुद्धि विवेक की क्षमता कितनी बढ़ी है, इस बारे में बात की जाती है। ग्रोथ क्या होता है, मात्रा की बात होती है। 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 10,000, 20,000, 50,000। इकोनॉमिक्स में हम लोग बताते हैं बच्चों को कि यानी कि आपकी जो है मात्रात्मकता अगर वृद्धि हो रही है तो वो है आपकी ग्रोथ। लेकिन विकास का मतलब होता है कि गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब ये है कि धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से विकास का चरण बहुत लंबा होता है। तो बात हो रही है किसी व्यक्ति के वैयक्तिक विभिन्नता, यानी विकास के वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, इसमें पहला ऑप्शन क्या है किसी भी वैयक्तिक विभिन्नता के विकास को समझने के लिए। पहला दिया है कि पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। ये आंसर सही है कि विकास पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। कोई भी व्यक्ति, आपका दोस्त जो है, हाँ, वो पर्सनल यानी इंडिविजुअल लेवल पे वो कितना डेवलप किया, ठीक है, किन किन डिफरेंसों से सामना करते हुए, तो ये आंसर सही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये आंसर सही नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट में होता क्या है, एक बात और मैं आज नई चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन हमेशा सही दिखेगा, ठीक है। 2 से 3 ऑप्शन आपको सही दिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ये बताना है कि सबसे सटीक यानी सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि व्यक्ति विकास के बारे में बात हो रही थी, उसकी विभिन्नता के, तो शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। चलो ठीक है, ये तो उतना जो है कि ताकतवर नहीं लगा। तीसरा ऑप्शन देखो, दिया है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजबूत इनका जो है कि तर्क लग रहा है, इसलिए हम ऑप्शन सी पर सही करेंगे। पहला वाला भी ऑप्शन आपका सही था, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे कहा हुआ था। इसमें क्या है कि समग्रता की बात की है। वंशागत विशेषताएं भी देखी जाएगी। वंशागत का मतलब कि आप मान लो आपका दोस्त ये था, आप बी थे, वंशानुगत रूप से इसकी जो फैमिली है, यानी डीएनए के लेवल पे इसकी जो फैमिली है, अगर मान लो वो ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग में आ रही है, आपकी फैमिली और आपका डीएनए और आपका वंशानुगत का मतलब यही होता है बायोलॉजिकली बच्चों, आप थोड़ा सा कम जो है कि पढ़े लिखे फैमिली से आ रहे हैं, तो वंशानुगत विशेषता इस ए के अंदर ज़्यादा है। और साथ ही साथ इसके पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक का मतलब इसका जहाँ शिक्षा दीक्षा और इसके परिवार में जहाँ इसका पालन पोषण हुआ, अगर वो पक्ष मजबूत है और आपका जो है शिक्षा दीक्षा
ऐसे परिवेश में हुआ, ऐसे पर्यावरण में हुआ, ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि आपको जो है कि कमज़ोर चीज़ें मिली, तो इसकी वजह से ये आदमी आपसे मजबूत होगा, इसका विकास, और आपका थोड़ा सा उससे क्या होगा, लो होगा। तो ये सबसे सटीक आंसर आपका माना जाएगा ऑप्शन सी कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे और पर्यावरण की बात नहीं हो रही, इस बात को ध्यान देना है। पर्यावरणीय का मतलब आपके समाज, आप जिन जिन लोगों के आसपास अगल बगल रहते हैं, आपके चाचा ताऊ भैया बहनी जितने लोग मिलते हैं, आपको किस प्रकार का बातें, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार की भावनाएं आपसे शेयर करते हैं और कैसा आपको बनाते हैं, उसकी बारे में बात हो रही है। परस्पर क्रिया का मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा जिसके विकास के बारे में बात हो रही है, वो पारस्परिक क्रिया करता है कि यानी इंटरेक्शन करता रहता है, इंटरेक्ट होता रहता है, इंटरेक्शन के द्वारा ही वो सारी बातें सीखता है। अगर आप उसको अच्छे पर्यावरण यानी अच्छे माहौल में यानी अच्छे लोगों की संगति में रखते हैं, तो उसके इंटरेक्शन से वो जो भी गुण अपने अंदर हासिल करेगा, उसके विकास के संभावनाएं ज़्यादा होगी बनस्पत बाकी बच्चे के जो ऐसी परिस्थिति में नहीं रहा हो। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। दूसरा प्रश्न जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आपके जो है कि विवेक, सोचने समझने की क्षमता जो है आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब विकास की बात कर रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला दिया है कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। चलो दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्रमिक होता है, सही बात लग रही है। दूसरी बात है ये विकास के सिद्धांत नहीं है, वो बताना है। तो नहीं वाला आप सबसे पहले सर्कल कर लेना कि हमको नहीं वाला बताना है। विकास के सिद्धांत यानी तीन होंगे, इसमें तीन ऑप्शन होंगे, केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जो विकास का सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है, तो विकास के बारे में हम चर्चा आपसे बहुत कर चुके हैं, देश में भी विकास के बारे में लगातार बातें होती रहती हैं। तो विकास को समझ लेना एक क्रमिक प्रक्रिया है। उसके लिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा पे ध्यान देना होगा, जो कि हिंदुस्तान में देख ही रहे हैं आप कि हिंदुस्तान में शिक्षा का बजट कितना है। आप 2-3% बजट लेके हाँ विकास जो इतनी बड़ी अवधारणा है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। चलिए वो पॉलिटिकल बातें कभी हो जाएंगी, यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला था कि विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो नहीं हम सर्कल कर लेंगे। ऑप्शन था विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्रमिक होता है, अभी हम आपको समझाए हैं। दूसरी बात, विकास जो है का विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। घटित का मतलब ये समझ लीजिए कि दिया है कि डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी धीरे धीरे होता है। घटित होना का मतलब उसका घटना, उसका होना। ठीक है, घटित, कितने लोग घटित से ये समझ लेंगे कि माइनस होता है, माइनस नहीं होता है। घटित होने का मतलब घटना आपके साथ। तो सच बात ये भी है कि विकास के समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है, ये विकास की बातें हो रही हैं इसमें। तीसरा दिया है कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। जन्म के समय ही विकास की प्रकृति यानी उसका नेचर की बात हो रही है कि विकास होगा कि नहीं इस बच्चे का, क्या उसके जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है? ऐसी कोई बात नहीं, हमने बताया। और चौथा ऑप्शन आपका था कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही बात है। हर व्यक्ति अलग अलग जो है कि गति से विकास करता है। किसी व्यक्ति के विकास की गति तेज होती है, किसी व्यक्ति के विकास की गति धीरे होती है। तेज होने का कारण ये है कि उसका पर्यावरण अच्छा है। पर्यावरण का मतलब उसका समाज, उसके लोग, उसके टीचर्स, उसके पूरा माहौल उसका जो है कि बेहतर है अगर आपसे, तो आप उसका तेज होगा। जिसका कम है तो उसका धीरे होगा। तो इसमें जो है कि क्रमिक विकास के क्या आपको क्वेश्चन था, एक बार और इसको देख लीजिए। हाँ, विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यह विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों प्रश्न ऑप्शन आपका जो है कि वो विकास के सिद्धांत के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना है, धीरे धीरे करना है, एक बार समझ लोगे। ये पेडागोजी हमें लगता है कि दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट है। आपके जीवन के व्यवहार की बातें, सिद्धांत की बातें इसमें बताई गई हैं, तो इसको ध्यान से समझने से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेक शोध यानी कि बहुत सारे रिसर्च में
रिसर्च में स्टडी में पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या होगा? कोई भी टीचर अगर क्लास में है, अगर वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों से ज़्यादा पारस्परिक क्रिया करता है, उनसे ज़्यादा बातें करता है, उनसे जिस सब्जेक्ट को वो क्लास में पढ़ा रहा है, समझा रहा है, अगर वो लड़कों की तरफ आई कांटेक्ट बना के ज़्यादा जो है कि चर्चा करता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वह जो है क्या करता है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बिल्कुल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द जेंडर बायस्ड। वो जेंडरी जो है, जेंडर लेवल पे क्या है, बायस्ड है। बायस का मतलब है कि पक्षपात करना। वो जो है कि लिंग पक्षपात कर रहा है, महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ वो पक्षपात ही होगा। आपको न्यूट्रल रहने का मतलब है कि तटस्थ रहना है। आप जितना लड़कों के ऊपर फोकस करेंगे एज ए टीचर, उतना आपको लड़कियों के ऊपर फोकस करना होगा। नहीं तो माना जाएगा कि आप लिंग पक्षपात कर रहे हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं एज ए टीचर। तो ये है इसका जो है कि आंसर। बाकी आप इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा है नहीं, इसीलिए जो है कि हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रगतिशील आपको नहीं समझ में आएगा तो प्रोग्रेसिव से आप समझ सकते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ये है बच्चों, मैं बता दूं आपको कि समय के साथ जो है आपको बदलना होगा। प्रोग्रेसिव शिक्षा में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो पहले आप लोगों को जो है कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था। आप लोग नई जनरेशन के हैं। आप लोग हो सकता है कि सीधे वाइट बोर्ड से आए होंगे, मार्कर से आए होंगे। अब तो स्मार्ट बोर्ड पे आप पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। हालांकि कितना क्या है उसके बारे में हम नहीं बातें करेंगे। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है कि ऐसी एजुकेशन जो समय के साथ बदलती रहे, समय के साथ, तकनीक के साथ अगर चलती रहे, आपके जो है कि इस दुनिया के साथ चलती रहे, तो उसको प्रोग्रेसिव शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख कौन है? तो डायरेक्ट आते हैं ऑप्शन पे, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। अच्छा, एक बात और है, ये प्रोग्रेसिव शिक्षक की एक जो है कि और प्रोग्रेसिव शिक्षा की एक विशेषता है। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगतिशील, हम जो कह रहे हैं। प्रगतिशील का मतलब ऐसा, प्रगतिशील एक ऐसा शब्द है जो आपको तटस्थ रहना सिखाती है, बायस्ड रहना नहीं सिखाती है। यानी कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना होगा आपको, तभी आप प्रगतिशील हैं। नहीं तो पुराने टीचर जैसा, पुराने टीचर क्या करते थे, दो चार बच्चे, आज भी बहुत सारे टीचर करते हैं, आज भी 99% टीचर ऐसा ही करते हैं कि दो चार बच्चे जो अच्छे हैं, जिन पे उनका विश्वास बना, पढ़ने में ठीक ठाक हैं, हाँ, तो उन्हीं की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करते हैं। बाकी लोगों को गधे और बाकी सब कह के पीछे बैठाते, मारते पीटते, दुनिया भर की जो है कि नौटंकी करते हैं, और तमाम जो है कि चीज़ों से बायस्ड रहते हैं। वो कहते हैं कि बाकी लोग ये गए, ये क्लास, बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं इस क्लास में दो चार बच्चे अच्छे हैं, बाकी तो ऐसे लोग हमेशा से चले आ रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव होगा, जो प्रगतिशील होगा, वो कहेगा नहीं, सारे बच्चे की क्षमता और संभावना में हमको विश्वास करना होगा। सबके पास क्षमता है और सबके जीवन में संभावना है। संभावना का मतलब कि अगर उनकी हम क्षमता यानी पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल, हाँ, अगर उनकी हम कैपेबिलिटी यानी क्षमता को डेवलप करना सिखाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आसान, इजी बना के अगर उनके यहाँ पहुँचाते हैं, तो उनकी क्षमता इतनी है कि उस चीज़ को वो पकड़ के, और भविष्य में उसकी संभावना बेहतर होगी और जीवन अच्छा होगा और विश्वास बनेगा। तो बात यहाँ है। दूसरा क्या है कि ये तो कोई मानक निर्देशन मूल्यांकन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? तो चलिए, अगर दृश्य रूप से बाधित मतलब कोई बच्चा देख नहीं पाता स्पष्ट रूप से, तो आप किस प्रकार से जो है कि उनको अनुदेशन करेंगे, उनके अनुकूलन करने पर जो है कि आप बल देंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है कि कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करेंगे। जब वो देख ही नहीं पाता है तो आप दृश्य प्रस्तुतियाँ देकर क्या करेंगे? दृश्य प्रस्तुतियाँ का मतलब उसके दिखाने के प्रयास में कई उपकरणों का प्रयोग करना। तो कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे जब बच्चा देख ही नहीं रहा है? तो ये तो होगा नहीं। बी वाला दिया है कि स्वयं
अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, ये तो भाई उससे भी गजब का ऑप्शन है। तीसरा है अनेक प्रकार के लिखित कार्य विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी आपका जो है कि सही नहीं है। चौथा देखिए स्पष्ट रूप से बोलना, सबसे पहले तो आप बोलिए, तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में यदि आप प्रयोग करते हैं। ब्रेल लिपि पढ़ाई जाती है, ब्रेल लिपि बनाई गई है दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए बच्चों, इसलिए बनाई गई है ताकि वो किसी चीज़ को छूकर, सुनकर, हल्का फुल्का और छूकर और उस चीज़ को महसूस करके, हाँ, वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं जितने भी जो है कि दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उनको जो है कि विकलांग से दिव्यांग नाम दिया है, दिव्यांग कहा ताकि जो है कि आज के ज़माने में जो विकलांगों का भी सम्मान हो सके। भारत में 3% जो है कि विकलांग लोग रहते हैं बच्चों, तो हालांकि सम्मान करना चाहिए। और भगवान ने अगर कोई अंग उनसे लिया है तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति अद्वितीय शक्ति उनके पास दे देते हैं ताकि अपना वो जीवन यापन कर सके। तो आप भी जहाँ भी दिव्यांग मिले उनका आप सम्मान करें, ये आपकी जो है कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ जो है कि आप भगवान के बच्चे हैं तो भगवान की तरफ से आदेश भी है कि आप ऐसा करिए। तो ठीक है, ये आप प्रश्न समझे। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बाल विकास में 2 बातें ध्यान देनी है हमेशा। इंग्लिश वाली बातें ज़रूर पढ़नी है। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है लेकिन लर्निंग तो समझ में आती है ना, लर्निंग गांव घर में बहुत सारे लोग जो है कि इस बात को बोलते हैं, शहरों में भी बोलते हैं कि लर्न कर रहे हैं। लर्निंग करना का मतलब यही है कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि अधिगम जिसको आप कहते हैं, अधिगम देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ मंगल ग्रह से कौन सा शब्द आ गया। कोऑपरेटिव का नाम आप सुने होंगे, कोऑपरेट करना मतलब सहयोग करना, लर्निंग। तो आप इंग्लिश वाला वर्ड पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी वाले बातें पढ़ेंगे। इंग्लिश में ऐसी वर्ड हैं जो आप सुने होंगे, तो उससे आप जो है कि इसका सही अर्थ निकाल पाएंगे। फिर चारों ऑप्शन को पढ़ना है और जो सबसे ज़्यादा सही हो उसी ऑप्शन पर टिक करना है। ऐसी बात नहीं है कि पहला आपने पढ़ा तो बाल विकास में हो क्या रहा है, हम देखते हैं कि 2 से 3 ऑप्शन आपको हूबहू मिल जाएंगे और ऐसा लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप इस बात को ध्यान रखना बच्चों कि ऐसा ना हो पाए आपके साथ। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा, समावेशी का मतलब इस इंक्लूसिव का मतलब समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सहयोगात्मक का अर्थ आपको बता दें। कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक, आप अपने दोस्त के साथ हमेशा सहयोगात्मक ही रहते हैं। आपका दोस्त कहता है कि आज चलना है मूवी देखने, तो आप तुरंत चल जाते हैं। तो जो आपका विचार हुआ, आपका काम हुआ, आपका सहयोगात्मक कार्य हुआ। ठीक है। लर्निंग, अधिगम का मतलब है लर्निंग मतलब सीखने से तात्पर्य है किसी भी चीज़ को जो है कि बच्चा शुरू से बचपन से ही वो लर्न करना सीखता है। और लर्न करते 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 फिर उसकी भाषा तैयार होती है। भाषा के बाद वो जो है कि स्कूलों में पहुंचता है। स्कूलों में उसकी लर्निंग कंप्लीट होने के बाद वो एक परफेक्ट समझदार इंसान बन के निकलता है। फिर उनको नौकरी चाकरी की ज़रूरत पड़ती है। हम उम्र का मतलब है साथ के उम्र के जो साथी हैं, क्लास फेलो टाइप के। समावेशी कक्षा का मतलब आप समझ लो पहले, तभी आप जो है कि प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे। इंक्लूसिव कहा जाता है। समावेशन का मतलब ये है कि जैसे आपने सर पर सरसों का तेल लगाया, नारियल का तेल लगाया या हिमगंगे तेल लगा लिया, तो आपके सभी बालों तक अगर तेल की पहुंच हो जा रही है तो इसका मतलब है कि वो आपका काम समावेशी है। समावेशी का सबसे बड़ा उदाहरण जो है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कहा जाता है बच्चों की। जनधन योजना जो है कि देश के सभी लोगों का जो है कि खाता खुलवाने का काम किया गया। वो कहा गया कि ये समावेशी विकास के तहत जो है कि सबका खाता खुलवाया जा रहा है। समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास, सबके यहाँ पहुँच। तो समावेशी कक्षा का मतलब क्या होगा? समावेशी कक्षा का मतलब ऐसी कक्षा जो सभी बच्चे एक साथ मिलकर किसी एक सब्जेक्ट पे, एक टॉपिक पे या किसी एक बिंदु पे चर्चा करें और एक दूसरे का सहयोग करें, उसके माध्यम से ज्ञान का उनका जो है कि विस्तार हो, उसके बारे में बात हो रही है। तो समावेशी कक्षा किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया है कि सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना। आप समझ रहे हो कि डिस्करेज्ड की बात कर रहा है। आप सक्रिय हो के एक्टिवली
सक्रिय हो कि आप डिस्करेज करेंगे, यानी हतोत्साहित करने का अर्थ है कि उनको उत्साह का जो है कि विपरीत होता है हतोत्साह। ठीक है, तो आपको उत्साहित करना चाहिए तो आप हतोत्साहित करेंगे, इसलिए ये गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, डेली करना चाहिए। सभी टीचर इस पे ध्यान दें, आप लोग फ्यूचर में टीचर बनने वाले हो तो जो हमारी सारी बातें हैं इसको ध्यान से सुन के अपनी कक्षा में क्लास में अप्लाई करना है बच्चों। तीसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है देखिए कि शुड नॉट बी यूज, प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है, रोज करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ये चौथा आपका ऑप्शन क्या है, सही है। सक्रिय रूप से हो कि यदि आप एक टीचर हैं तो सक्रिय रूप से सहयोगात्मक अधिगम को हम उम्र के साथियों के साथ, बच्चों के साथ, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो शिक्षण एक समावेशी कक्षा किस प्रकार हो उसको आपको बनाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सहयोगात्मक अधिगम के बारे में बात में। स्टूडेंट हैं तब भी आप सहयोगात्मक अधिगम को फॉलो करवा सकते हैं क्लास में, और टीचर हैं तब भी आपका जो है कि कर्तव्य बनता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करें। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब समावेशी के बारे में हम अपने आप से बात कर दिए, देखिए वही प्रश्न पूछ रहा है। इतनी गारंटी है कि इस 30 प्रश्नों को जो ध्यान से सुना, अच्छे से समझा, वो आने वाले बाल विकास में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सबको आप बहुत आसानी से कर लोगे, एक भी प्रश्न आपका मिस्टेक होने वाला नहीं, ये मेरी गारंटी है। और जितने भी नए लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ करें और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम बढ़ेंगे तभी आप पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान देना है। और नहीं तो हम नहीं बढ़ेंगे तो आप तो हालांकि पढ़ ही लेंगे कहीं ना कहीं से, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं रहेंगे तो नहीं जो है कि पढ़ाई होगी। पढ़ाई आप कर ही रहे थे, हम तो बस आपका सहयोग करने के लिए आए हैं, तो आप हमारा सहयोग करिए और हमको बढ़ावा दीजिए, ये आप लोगों से गुजारिश है, भावनाओं को समझिए। तो प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो समावेशी कक्षा की हमने बात कर ली। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग का मतलब होता है मानकीकृत परीक्षण। अच्छा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है, इसको भी आप समझ लो। कोई मानक करके जो है कि आप जो है किसी चीज़ का जो है कि एग्जामिन कर रहे हैं, मानक का टेस्ट, मानक मतलब है कि एक नियम बना के, एक पैरामीटर बना के, ठीक है, कि 50 मार्क्स पाने वाले ही बच्चों का जो है कि हम मानेंगे कि कोई एक फिक्स क्राइटेरिया में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको मानकीकृत परीक्षण कहा जाता है। दूसरा है कि प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, प्रोमोटिव कॉम्पिटिटिव लर्निंग। तो प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो समावेशी कक्षा के लिए सही नहीं है। प्रतियोगी अधिगम कोई गलत बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव लर्निंग कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप समावेशी कक्षा तब नहीं बना पाओगे बच्चों, सबके यहाँ बातें नहीं पहुँच पाएंगी। प्रतियोगिता करवाने लगेंगे लर्निंग में, हाँ, लर्निंग आपकी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तो ये समावेशी, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चा होगा अब उसके लिए ये कक्षा नहीं रह जाएगी, हमको समावेशी कक्षा बनाना है, यानी सभी बच्चों के लिए। गांधी का जो सपना था कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था बच्चों, एक छोटी सी कहानी हम आपको बता दें, तो नेहरू और पटेल जी जब उनके पास गए तो कहे कि संविधान कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चों इस बात को ध्यान देना कि जो सबसे देश का दबा कुचला व्यक्ति होगा, जिसके हाड़ मांस दिखते होंगे, उसको देख के ये संविधान बनाना, समावेशी संविधान होना चाहिए। आज भारत का संविधान समावेशी संविधान है, सबके हित की बात करता है, सारे लोगों को एक साथ जोड़ के काम करता है, ठीक है। तो ये आपकी समावेशी कक्षा जब आप बना रहे हो तो मानकीकृत परीक्षण नहीं चलेगा आपका, और न आपके प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देने वाली बात चलेगी। हाँ, तीसरा ऑप्शन है कि विशिष्ट शिक्षा हो, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आप कर सकते हैं। और चौथा यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक रूप निर्देशन आप नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म निर्देश का मतलब होता है एक ऑर्डर टाइप बच्चों, इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर हो जाता है, इंस्ट्रक्शन स्कूल में निकले चाहे कहीं भी निकले, निर्देश का मतलब आदेश हो जाता है हमारे समझ से इस प्रश्न के लिए। इसीलिए समावेशी कक्षा बनाने के लिए आप विशिष्ट शिक्षा योजना ला सकते हैं, जिससे आप जो है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, शानदार प्रश्न है। मज़ा तो आप लोगों को आ ही रहा होगा, नहीं मज़ा आ रहा होगा तो मज़ा के लिए हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। यही उपाय है कि आप पानी पी लीजिए
और फिर ध्यान से जो है कि इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप हमको बढ़ावा दीजिए। अधिगमकर्ताओं यानी जो लर्नर्स हैं एवं उनकी प्राथमिक विशेषता के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला क्या है? पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। सही बात है, बात तो सही है। अगर पढ़ने में अक्षम हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अक्षम का मतलब जिसमें आप सक्षम नहीं हैं, यानी जो आप कार्य न कर पाते हो, तो पठन अक्षमता अधिगमकर्ता का मतलब है कि धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी हो है आपके पास। यही ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा सही है? अब दूसरे ऑप्शन पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, सस्ता भी था और अच्छा भी था, इसलिए हम इस पे जो है कि काम कंप्लीट कर लिए। बाकी चीज़ों की भी अगर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट में कर लेते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अपसारी, अपसारी समझ रहे हो? अपसारी का मतलब होता है कि जैसे द एबिलिटी ऑफ कम अप टू द ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट की बात है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन की बात है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का नाम सुने होंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है, तो डाइवर्जेंट की बात है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्षतिग्रस्त बच्चों की। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, हम फिर से बताएंगे। आप अपसारी समाधान का अर्थ यही है कि आप एक बात समझो, किसी ऐसे बच्चे को आप देखे होंगे जो कठिन टास्क लेना पसंद करता होगा, समझ रहे हैं, यानी वो चुनौती पसंद करता होगा, अपसारी समाधान की तरफ जाता होगा। अपसारी का मतलब, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने उसको कहा कि मान लो कि एक गिलास पानी ला दो, ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो धीरे से गिलास उठाएंगे, पानी लेके चले आएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको दिमाग लगा के बताने लगेंगे, कहेंगे सर यहीं से पाइप लगा देते और आपके पास पाइप या टोटी लगा देते तो आप यहीं पानी पी लेते, हमको वहाँ बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात समझ रहे हैं? ये डाइवर्जेंट सॉल्यूशन है, सीधा काम नहीं है उसके बारे में सोचना। किसी एक चीज़ को, जैसे कोई चीज़ उसको दिख जाए तो उसी में वो डूब जाता है। हाँ, अच्छा, कोई भी चैलेंज हो, अगर वो बच्चा लेने के लिए हमेशा तैयार हो तो अपसारी समाधानों की तरफ वो जाने वाला बच्चा है। ठीक है, हार न मानने वालों की बात है। क्षतिग्रस्त बच्चों की तो कभी विशेषता हो ही नहीं सकती। क्षतिग्रस्त बच्चा तो जैसे मतलब ये है कि उसका दिमाग, अगर 50% काम करने वाले बच्चे के बारे में बात हो रही है, उसको हाथ पकड़ के ले जाओगे, कहोगे ये आम है तो आम कहेगा, कहोगे ये केला है तो केला कहेगा, कहेगा कि ये मामा है तो मामा कहेगा ना। बाकी अगर वही अपसारी समाधान वाला बच्चा आपको मिल जाएगा, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन वाला, तो कहेगा मामा है, क्यों है, आज तक तो दिखे नहीं मामा है। दुनिया भर के आपसे सवाल पूछता है, जिज्ञासु बच्चा जिनको हम कहते हैं। तो सृजनात्मक बच्चा, बी वाला ऑप्शन देखो, क्रिएटिव चिल्ड्रंस उसको कहा जाता है, जो अपसारी समाधान की बात करेगा। डाइवर्जेंट सॉल्यूशन यानी सीधा सॉल्यूशन की बात नहीं करता, डाइवर्जेंट, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, किसी चीज़ को एक बार पढ़ने के बाद वो उस चीज़ को दोबारा ना पढ़ने की क्षमता, मतलब दोबारा ना पढ़ना चाहता हो। हाँ, आप इतने देखे होंगे टैलेंटेड बच्चों में यही होता है, जो अपसारी समाधान की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप उनको बताएंगे तो उसमें एक वो नया चीज़ जोड़ के आपको समझाने का प्रयास करने लगेगा, वही बच्चा अपसारी समाधान वाला है, तो उसको सृजनात्मक यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, अधिगम और सख्तता वाले बच्चों की ऐसी बात ही नहीं होगी और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ईगो सेंट्रिक चिल्ड्रन को कह रहा है, सवाल ही नहीं है। ईगो सेंट्रिक, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ईगो सेंट्रिक हो ही नहीं सकता वो बच्चा जो अपसारी समाधान की ओर जाता हो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? अब संरचनात्मक परिवेश का मतलब आप समझ लीजिए, स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। तो नहीं हो सकता है, तो नहीं को आपको सर्कल करना है, हमने पहले बता दिया। तो ये तो हो ही रहा है,
सही बात है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, अभी हम पीछे बताए आपको, और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता, जो कार्य से संबंधित, जो कार्य कर रहे हैं उसी से संबंधित वार्ता और विचार के लिए सहयोग करते हैं। तो ये बातें तो सही हैं। अब जो अनुकूल नहीं है उसको हमको छांटना है। एक बात बता दूं, अगर मन से बच्चे ना बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का 10 क्वेश्चन समझ लिए तो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट का हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, सब बिना सब्सक्राइब करने कोई जाएगा नहीं, यही आप लोगों की फीस सही ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, निर्णय जो होगा जीवन में एक बार लेना, अच्छा लगेगा तुरंत सब्सक्राइब करना, फालतू कीका कूका नहीं और होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों और अनुभव से प्राप्त करते हैं, उन्हें वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। चलो ये भी शानदार है। तीसरा क्या है कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। एक बात ध्यान देना, प्रदर्शन पर फीडबैक देना में मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बच्चा परफॉर्म कर लिया, सपोज दैट मान लो कि 50 में 40 उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हो सकता है कि वो कॉपी कर लिया हो, नकल कर लिया हो, या उसी दिन कर लिया हो। ठीक है, तो आपको तो समावेशी बनाना है, आप तो उस पर काम कर रहे हैं, आप तो एक क्लास चला रहे हैं। तो प्रदर्शन पर फीड देने से, वाहवाही करने से, इस बात को ध्यान देना कि सहयोगात्मक तरीके से एक बात, तो संरचनात्मक परिवेश नहीं बन पाएगा। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल परिवेश का मतलब कि समावेशी परिवेश, समावेशी परिवेश का मतलब सभी लोगों के साथ, सबकी जो है कि संभावनाओं, सबकी जो है कि पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये फीडबैक वाली जो नौटंकी है ये इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। और ये चौथा देखो क्या है, चौथा दिया है कि विद्यार्थी को जटिल सार्थक समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना। ये कमाल की चीज़ है, ये सबसे सही है। इससे सृजनात्मक जो है कि विकास, यानी कि सृजनात्मक भी हो सकता है, संरचनात्मक परिवेश तैयार होगा आपका। स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक मतलब कि समावेशी टाइप, यानी कि सभी प्रकार की चुनौतियां इसमें शामिल हो, जटिल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कमाल का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना। अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रादर दैन डैश। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बजाय डैश के। इसका मतलब एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य। देखिए आ गई ना बात परफॉर्मेंस की। अच्छा, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, हमारे कहने का मतलब ये है कि अधिगम लक्ष्य का मतलब होता है लर्निंग गोल। लर्निंग का मतलब आप किसी बच्चे को कह दिए कि भैया ऐसा कर कि तू 5 चैप्टर पाठ लर्न करके आना, ये हो गया लर्निंग लक्ष्य, गोल। और किसी बच्चे को आपने कहा कि आपका प्रदर्शन, आपका परफॉर्मेंस इधर, हाँ, परफॉर्मेंस गोल जो है आपकी ये होनी चाहिए, प्रदर्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि धीरे धीरे क्रमिक डेवलप होना चाहिए। आप परफॉर्म बस अच्छा कर दें, बाकी चीज़ें जो है कि अलग हैं। तो प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य से बड़ा होना चाहिए प्रदर्शन लक्ष्य। तो अधिगम मतलब लर्निंग कैपेसिटी 5 पार्ट 4 5, वही मात्रात्मकता वाली बात है। यहाँ पे प्रदर्शन में जो है कि गुणात्मक चीज़ें आ जाएंगी। आप तभी परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे जब आपके पास क्वालिटी होगी। विराट कोहली भैया तभी जो है कि 70-80 शतक लगाए हैं, जबकि उनके जो है कि परफॉर्मेंस गोल पे वो काम किए हैं, इस पे काम नहीं किए हैं। इस पर काम करने का मतलब नहीं है। तो अधिगम लक्ष्य से बजाय जो है कि प्रदर्शन लक्ष्य, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बता दूं कि जो है कि पेडागोजी में एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर 10 ऐसे मजबूत शब्द हैं जो आपके तैयार हैं तो आपकी नैया पार है। ये ध्यान देना, 10 शब्द तैयार हैं तो आपकी नैया पार है। अब उन 10 शब्दों को ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो चलो क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक और सरलीकरण बनाने की बात कर रहा है। लर्निंग का सार्थक, हाँ, यानी मीनिंगफुल।
ठीक है, फैसिलिटेशन सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, तो नहीं को आप क्या कर लेंगे, पहले सर्कल कर लेंगे। पहली बात, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, कमाल की बात है। बादाम वादाम खाइए, खूब दिन रात रटते रहिए और याद करने की क्षमता बढ़ा लीजिए। ये तो बहुत बड़ी नौटंकी है, ऐसे जीवन में कोई स्टूडेंट सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटी जो आप स्मरण करने की जो नहीं है वही बताना है, तो यही नहीं है। ये दूसरा क्या, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। आप एग्जाम्पल प्रयोग करके किसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करके जो है कि आप अधिगम का सार्थक सरलीकरण कर सकते हैं। लर्निंग को आप सार्थक बना सकते हैं। जो आप किसी सब्जेक्ट को लर्न करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, उसको अगर सार्थक बनाना है, उसको सरलीकरण करना है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि इस समस्या को अनेक तरह से विचार करने के लिए जो है कि प्रोत्साहित कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले के विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, अगर जो आप पहले तैयारी कर चुके हैं उसको आप नए ज्ञान से यदि आप जोड़ते हैं, तब ये आपका जो है कि अधिगम का सार्थक सरलीकरण संभव है। अधिगम मतलब लर्निंग करने की कैपेसिटी, सार्थक का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और सरलीकरण का मतलब उसका सामान्यीकरण करना। तो ये कौन सा गलत है, जो नहीं है, तो ये नहीं है। और बाकी ये तीनों चीज़ आपके अधिगम यानी लर्निंग कैपेसिटी को पॉजिटिव यानी सार्थक वे में जिसका अच्छा परिणाम निकले और सरलीकरण कर सकता है, ये तीनों कर सकते हैं, ये नहीं कर पाएगा आपका। इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। इनमें से कौन सा वाह्य अभिप्रेरण प्रेरणा का उदाहरण है? वाह्य का मतलब बाहरी होता है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, ये वाह्य अभिप्रेरणा है। वाह्य अभिप्रेरणा का मतलब है कि बाहरी तरफ से आपको प्रेरणा मिल रही है, यानी कि आपके अंतरात्मा से प्रेरणा नहीं है। अंतरात्मा से प्रेरणा होता है तो होमवर्क वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं वो बच्चे जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनका होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं, कॉपी भी नहीं कंप्लीट होती है, इस बात को ध्यान देना। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम लोगे असली वाला, यानी आप जो है कि हाफ ईयरली लो, चाहे एनुअल एग्ज़ाम लो, चाहे और जीवन का एग्ज़ाम ले लीजिए कंपटीशन, तो वो अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये वाह्य अभिप्रेरणा नहीं, उनकी अंदर की अभिप्रेरणा होती है। तो वाह्य अभिप्रेरणा का मतलब है कि टीचर ने जो है होमवर्क दिया, हम उसको कंप्लीट कर दिए, हमको मार्क्स दे दिया, ये हमारी बाहरी, हाँ, यानी बाहरी मन की बात है। अंदर की वाली मन की बात है वो तो तब तो वो दूसरी गोल हो जाएगी। तब तो वो किसी सब्जेक्ट को इस तरह से समझेगा, इस तरह से प्रयास करेगा कि जो उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्राथमिक कक्ष में या प्राइमरी क्लासरूम और टीचर शुड भी, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देने चाहिए ना, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, अभी हमने बताया है। इस बात को ध्यान देना, दोनों बातें करनी चाहिए, एक बात करने से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको समझाया। देखो सारे क्वेश्चन मात्र 3-4 क्वेश्चन से हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बस 2 ही 3-4 कॉन्सेप्ट आपको जो शुरू में बताए हैं बस उसी के साथ चल रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, कौन सी आपकी रणनीति होगी जिससे कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, यानी किसी चीज़ को समझने, अर्थ समझने। एक चीज़ ध्यान देना, जब प्रश्न के अर्थ समझ में आते हैं तो प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं। सूचनाओं का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा, दंडात्मक साधनों का प्रयोग। अच्छा भैया, बच्चों में अर्थ निर्माण बढ़ाना है तो आप डंडा लेके पीटेंगे? बच्चों में किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए अगर उसमें क्षमता विकसित करनी है तो सूचनाओं का संचरण करेंगे, दुनिया भर के फैक्ट भर देंगे कि तीसरा दिया है कि एक रूप और मानकीकृत परीक्षण करेंगे? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं करना। यूनिफॉर्म से तो समावेशी वाला हमारा कॉन्सेप्ट टूट जाएगा। देखो एक ही प्रश्न से सब नचाएंगे, और तुम भी बच्चों, जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो बहनें हैं, जो देख रही हैं, उनको भी इस बात को ध्यान रहे, कोर कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसी से आप सब कुछ नचा देंगे, इतना ताकत है आपके पास, बस ध्यान से दिल लगा के सुनना।
एक रूप मानकीकृत परीक्षण का हमने बताया कि क्लासरूम में एक रूप मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है कि समावेशी कक्षा को जो है कि नज़रअंदाज करना। हम समावेशी कक्षा को ध्यान में रख के चलेंगे। हम बाल विकास की बात कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट का जो मोटो है, जो लोगो है, जो इसकी टैग लाइन है, वो समावेशी ही है। और चौथा क्या है कि अन्वेषण एवं परिचर्चा। ये तो कमाल की चीज़ है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, एक्सप्लोर करना और डिस्कस करना। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब पोस्टमार्टम भैया, कोनो भी प्रश्न का पोस्टमार्टम करना, एकदम चीर फाड़ करके रखने देना, कहाँ से बना है, कौन बनाया है, किसने बनाया है, कैसा कैसा आंसर निकल सकता है। ये है बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने की ताकत, यही डेवलप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। दिया है विच आर द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी। भैया इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी, प्रभावी अधिगम रणनीति। इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी भाई, प्रभावी अधिगम रणनीति, यानी कि सीखने की सबसे मजबूत रणनीति क्या हो सकती है। पहला, लक्ष्य एवं समय सारणी का निर्धारण करें। हाँ, टाइम टेबल बना लो। वैसे इलाहाबाद में बहुत टाइम टेबल डेली बनता है, डेली फटता है, आप भी बना लो, ये सही है। बनाना चाहिए, लक्ष्य और समय सारणी का निर्धारण करना चाहिए। दूसरी बात, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शा बनाना। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट का मैप बना लीजिए आप। कैसे बनाओगे मैं बता देता हूँ। मैप बनाना, अच्छा शुरुआत मैं करता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की छोड़ देते हैं। किसी एक सब्जेक्ट का कैसे आप जो है कि अवधारणात्मक नक्शा बनाएंगे। अवधारणात्मक मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, तो कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हो मैं बता रहा हूँ ना आपसे। ठीक है, लेटर वैदिक है, सॉरी ऋग वैदिक है, लेटर वैदिक है, लोहा आता है 1000 BC में, एग्रीकल्चर शुरू होता है, ज़मीनें होने लगती हैं, परिवार की अवधारणा होते हैं, माता और पिता दोनों का पता चलता है। आगे बात बढ़ती है, जन से जनपद बनता है, जनपद से महाजनपद बनता है। महाजनपद के बारे में आपने सुना है, सबसे पहला इंसान कौन था, तो बिम्बिसार और अजातशत्रु के बारे में आपने सुना है। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, मौर्यन डायनेस्टी आती हैं, मौर्यन को लिख लेना। मौर्यन के बाद गुप्ता आते हैं, गुप्ता के बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद प्री मेडुअल से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, फिर भारत पे बहुत सारे आक्रमण हुए, फिर आगे बढ़ लेना, फिर आ जाना। हाँ, फिर उसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी आता है, मोहम्मद गोरी आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बनाते जाना। ठीक है, हाँ, तुगलक आते हैं, खिलजी आते हैं, हाँ, लोधी आते हैं, मुग़ल आते हैं, अंग्रेज आते हैं, गांधी जी आते हैं, आज़ादी मिलती है। इसको कहते हैं कि अवधारणात्मक नक्शा। देखो हम बना के बता दिए, ऐसे ही लिख लिख के बस एक एक नाम लिख दिया हमने, पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो गई। और संगठनात्मक चार्ट भी बना सकते हैं। तीसरा है कि उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। ये तो हमने बताया, ये आपके होना चाहिए, ये वाली लाइन एकदम इसको खूंटे बांध लो। और चौथा क्या है कि हम उम्र साथी को समझना, ये समझना चाहिए आपको। और पांचवा क्या है, स्वयं से प्रश्न करना। ये भी कमाल की चीज़ है, यानी पांचों सही है, स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। तो ये पांचों चीज़ें होंगी तब आपकी जो है कि इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी यानी प्रभावी अधिगम रणनीति यानी सीखने का प्रभावी तरीका यानी कि योजना आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचा में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। दिया एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में उसको हम देखते हैं। भाई संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचा का मतलब बच्चे के हम विकास की बात करें, जब उसकी विकास की कंडीशन चलती रहती है तो हम उस बच्चे को इस प्रकार से देखते हैं कि वो किसी भी समस्या के समाधान करने वाला हो तथा वैज्ञानिक रूप से अन्वेषक के रूप में हो। पहला नहीं है, यही सी सही है। इसमें क्यों ये गलत क्यों है, इसको पढ़ लो। कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। ये नहीं, संरचनात्मक ढांचा इससे मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल लाइन हो गई, जिसको छोड़ देना। इसमें वही लाइन इंपॉर्टेंट थी, नहीं तो सारा हम एक्सप्लेन किए होते। नेक्स्ट पे आते हैं, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम। अब देखो फिर बार बार कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो हर प्रश्न में हैं, समझ रहे हो।
अब सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? तो सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। लो, हलवा हो जाएगा। अब क्या ये होगा? ये वाला सही होगा, कच्चा को छोड़ देना बिल्कुल गलत। ये होनहार एवं उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हों। ये तो भाई कोई क्रूर टीचर ही कर सकता है। अब मूक दर्शक बने रहना, देखो ऑप्शन दिया है तो ये होगा ही नहीं, बी वाला सबसे शानदार सही है। अब देखो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बस डायरेक्ट प्रश्न देके आंसर बता दोगे। देखो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, मिसकॉन्सेप्शन की बात हो रही है। मतलब मिसकॉन्सेप्शन का मतलब बताएं क्यों? हाँ, पहला लोकसभा चुनाव 1951 दिसंबर से लेकर फरवरी तक चला था, 1952 तक। फिर भी लोग कहते हैं इस देश में कि प्रधानमंत्री नेहरू को नहीं, पटेल को क्यों नहीं बनाया गया, जबकि पटेल जी 1950 में उनकी जो है कि डेथ हो गई थी। ये मिस है। दूसरी मिस बताएं समाज में, दूसरी मिस ये है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लिए होते। ये भी कमाल है। जबकि भगत सिंह खुद चाहते थे कि मैं अगर फांसी पे लटक जाऊंगा तो इस देश के युवाओं को क्रांति के लिए, हमारे बलिदान क्रांति के लिए उनको प्रेरित करेगा और हमारा देश जो है कि बहुत जल्दी क्रांतिमय हो जाएगा और हम अंग्रेजों से क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, यानी हम उनको भगाने में सफल हो जाएंगे। उनकी खुद इच्छा थी कि हम अपने जीवन का बलिदान करके ही जो है कि इस क्रांति को, इस भारत माता को जो है कि बहुत जल्दी से आज़ादी दिलवा सकें। तीसरी बात है क्या? नेहरू के बारे में। नेहरू इसलिए प्रधानमंत्री बनाए गए शुरू में क्योंकि उनको साउथ इंडिया भी पसंद करता था। पूरे देश का नेता होना चाहिए, इस बात को उस समय ध्यान में रखा गया था बच्चों। क्यों ध्यान में रखा गया? क्योंकि हमारा देश में अभी, हमारे देश में बंटवारा हुआ था, हमारे देश से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। हैदराबाद की रियासत जो थी ऑलरेडी मुंह फुला के बैठी थी, उसको किसी तरह से विलय कराया गया। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो देश को एकता रूप में नहीं देखना चाहते थे, तो कोई ऐसा नेता चाहिए था प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि जिसको साउथ इंडिया भी पसंद करे, उनको साउथ इंडिया भी पसंद करता था। जबकि पटेल की पूरी राजनीति जो है उत्तर भारत में थी, हालांकि वो महान नेता थे, लेकिन उत्तर भारत में उनकी पूरी राजनीति थी, उनका पूरा भौकाल था। दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत में नेहरू को, तो नेहरू को उत्तर भारत के थे तो उत्तर भारतीय भी पसंद करते थे, और नेहरू को सबसे ज़्यादा महिलाएं पसंद करती थी, तो भारत की आधी आबादी तो महिलाएं थी। और नेहरू जो है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है कि काफ़ी समझदार थे। ये सब क्वालिटी देख के कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ हवा में नहीं हो जाती है। तो भ्रांत धारणाएं, आप समझ गए, ये भ्रांत धारणाएं बनाई गई। हालांकि पटेल जैसा बहादुर इंसान आज तक कोई नेता नहीं हुआ, लेकिन ये भ्रांत धारणाएं इसी को कहते हैं बच्चों। तो बच्चों की गलतियां हम भ्रांत धारणाएं के बारे में ये है। चौथा ऑप्शन आप डायरेक्ट देख लीजिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। सही बात है, आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जारी रखिए। हाँ, तो इससे जो है कि उनकी भ्रांत धारणाएं और गलतियाँ। अच्छा, पहला क्यों नहीं होगा, क्यों गलत है, इसको देख लो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न। हाँ, ये बताओ, अधिगम प्रक्रिया में रुकावट और विघ्न से बच्चों की गलतियाँ दूर होंगी? नहीं ना। हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना फालतू है, एकदम इतना फालतू है कि हम पढ़ते ही गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट, पियाजे आ गए भाई साहब आपके देवता, इनको सुन लीजिए। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ये तो आप बहुत दिन से रटे पड़े हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक उचित प्रश्न सुझाव द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ये तो कमाल की बात है भाई। एक उचित प्रश्न और सुझाव के द्वारा, मतलब हम मान लो किसी बच्चे को गाइड कर रहे हैं। एक बात ध्यान देना बच्चों की, गाइड से व्यक्ति आधा रास्ता यूं ही तय कर लेता है। अगर आपका टीचर, आपका गाइडर एकदम सही है, परफेक्ट रास्ता दिखाने वाला है, तो आप बहुत कम मेहनत में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। चाहे वो IAS टीना डाबी हो, चाहे वो सौम्या पांडे हो, हमने देखा है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि उनकी मम्मियाँ होमवर्क कर रही थी, उनको गाइड कर रही थी।
इस बात को समझो। अगर आपको गाइड करने वाला अगर अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्तित्व है, तो आप आधा रास्ता तो यूं ही तक कर लोगे। अब कोई नहीं है बताने वाला, तो एक बात बता दूं कि जीवन में बेटा ये सारी चीज़ें सीखने के लिए जो है कि हज़ारों साल लग सकते हैं। तो गाइड करने वाला अच्छा होना। हालांकि अब तो इंटरनेट की दुनिया है, आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, जो अच्छे गाइड करते हैं। हालांकि उसमें अब ये देखा जा रहा है कि 90% तो बाजारवाद से प्रभावित हैं, पैसे के लिए जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है, ये ऑप्शन सही होगा। ये साम्य धारणा, ये कोई मतलब नहीं है, संरक्षण का कोई मतलब है, बुद्धि कोई मतलब नहीं, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना उप उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो प्रश्न हमारा यही था कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात किया जाए, उसके नज़दीकी के विकास क्षेत्र की बात की जाए, उसके वो बच्ची वो किस स्थान पे है। अगर आर्टिस्ट है, आर्ट बनाना अच्छा जानती है, एसएसटी जानती है, हाँ, उसका मान लो कि टेक्नोलॉजी में ज़्यादा माइंड काम कर रहा है, तो उसके समीपस्थ क्षेत्र पर जो है आप विकास करिए। वो जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहती है, वो उसके अंदर पोटेंशियल है, जिस क्षेत्र की क्षमता अंदर भरी पड़ी है, अगर उसी क्षेत्र में आप उसका सहयोग करते हैं, गाइड करते हैं, तो वो कमाल का करेगी और वो समझ लो बेटा कि बादल तक जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमने बता दिया, सही हो गया। हाँ भैया, लेओ वाय गोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो सोशल इंटरेक्शन। अब इससे ज़्यादा तो उच्चतर आप किसी माध्यम से नहीं जा सकते हैं। उद्दीपन होगा नहीं, अनुकूलन। अनुकूलन क्या, कोई मतलब जानवर और पेड़ पौधे तो है नहीं। और पुरस्कार और दंड, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया, जिसको सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, ये जो है कि लेव, ये जो वाइगोत्स्की थे, इनके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमता अगर डेवलप करना हो और वो भी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है, केवल और केवल सामाजिक पारस्परिक क्रिया से। सोशल इंटरेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस भी बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बेहतर रहा है, अच्छे लोगों में रहा है, पढ़े लिखे लोगों में रहा है, समझदार लोगों में रहा है, उसके लिए फिर कोई चीज़ की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ना आप लोग पेपर में पढ़ते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बना, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि उसका सोशल इंटरेक्शन कितना ज़बरदस्त था। भले ही वो रिक्शा वाले के घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसका वातावरण, उसका पर्यावरण, उसका सोशल इंटरेक्शन, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है कि कमाल की रही, इसकी वजह से उसने चमत्कार कर दिखाया। ठीक है, यानी कि दुनिया में जो चीज़ें मिलती हैं वो प्रकृति के द्वारा ही मिलती हैं। जो चीज़ें तुमको भी मिलेगी, तुम भी टीचर बनोगे, वो सब प्रकृति के द्वारा ही मिलेंगी। इसलिए इस प्रकृति को, इस समाज को, इस पर्यावरण को, इस ये लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जैसे ये एक बहुत बड़ी शेर हमारे बहुत बड़े टीचर कहते हैं कि मेरा क्या है इस जग में, सब कुछ लिया उधार, बाकी उन लोगों का लोहा और अपनी सिर्फ धार। तो सच में समाज के द्वारा दी हुई सारी चीज़ें हैं, सारे बाकी लोगों का लोहा है, अपनी तो सिर्फ धार है। ठीक है, तो सारी पूंजी व्यक्ति जो है कि बच्चा जो है समाज से ही प्राप्त करता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मज़ा आ ही रहा होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास का मतलब डेवलपमेंट, अधिगम का मतलब लर्निंग। तो भैया लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों में अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। गजब की बात है भैया। लर्निंग क्या, डेवलपमेंट को ध्यान नहीं दिया जाता है? अधिगम यानी लर्निंग की जो दर, रेट होती है, विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। ऐसी कोई बात नहीं, विकास जो है बड़ी चीज़ है, वो काफ़ी धीरे धीरे डेवलप होती है। लर्निंग तो आप मान लो कि बहुत जल्दी कर लेते हो, 2-4 साल में किसी चीज़ को। हाँ, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे लर्निंग करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका विकास होता जाएगा। जैसे जैसे एक समाज से इंटरेक्ट करके, किताबों को पढ़कर, विषयों को पढ़कर, सामाजिक पर्यावरण से जुड़कर, लोगों से जुड़कर, समाज से जुड़ के जैसे जैसे आप लर्निंग यानी सीखते जाएंगे अपने जीवन में, वैसे वैसे आपका विकास होता जाएगा। यानी दोनों अंतः संबंधित है। लर्निंग हुई, विकास का प्रोसेस भी शुरू हुआ। विकास का मतलब घंटा वाली सुई है, लर्निंग का मतलब मिनट वाली सुई है। इतना ध्यान देना है कि मिनट वाली बच्चों एक बार 12 खाने तय कर लेगी दूरी, तो घंटा वाली एक खाने बढ़ती है।
ठीक है। तो यानी कि विकास का कार्यक्रम धीरे ही चला लेकिन मिनट वाले के साथ चला, और दोनों का अंतर संबंध है और दोनों अंतर निर्भर होते हैं। ठीक है, वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त और अमूर्त के बारे में आपको पहले समझाना जरूरी है। मूर्त का मतलब मूर्ति, अमूर्त का मतलब जो दिखती नहीं है, केवल महसूस होती है। आप जानते हैं ना, कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर माना गया। आप कुंभ मेला जाओगे, देखोगे, मौज करोगे, मस्ती करोगे, भगवान का नाम लोगे, गंगा नहाओगे, बड़े लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करोगे, चले आ जाओ, कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। इसको कहेंगे अमूर्त, कुछ न मिले तो। अब वहाँ से एक बड़ी सी मूर्ति और बड़ा सा सामान, बड़ा सा घोड़ा, बड़ा सा गाड़ी अगर आप उठा के लेके आते हैं तो वो है मूर्त, जो आपके हाथ में आती है, भौतिकता। ठीक है। अमूर्त का मतलब आत्मा का मतलब जो फील हम लोग करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित समझ लेना। मूर्त क्रियात्मक आवश्यकता अवस्था की बात कर रहा है। तो सुरक्षित रखने की योग्यता है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है कि द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं हैं। तो देखो, एबिलिटी ऑफ कंजर्व, सुरक्षित रखने की जो योग्यता है वो मूर्त है। दूसरा हाइपोथिक्स में आता नहीं है। तीसरा सेकेंडरी जो है कि सर्कुलर रिएक्शन, ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहला सही है आपका। जिन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की, इनके बारे में देख लो। इन जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? भैया, संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? तो पहला, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। नहीं, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन तो हो नहीं सकता। निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया यानी कि पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, ये भी नहीं। तीसरा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, अभी हम समझाए हैं। सक्रिय विनियोजन, सक्रियता होनी चाहिए, विनियोजन होना चाहिए अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, ये बताए हैं पूरी तरह से। इन दोनों लोगों की बातें यही थी। कौशल अर्जन करना, स्किल डेवलपमेंट कोई मतलब नहीं है। हालांकि है, स्किल डेवलप से आज रोजगार मिलता है आपको, लेकिन ये इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा कि इन दोनों लोगों की संरचनावादी अधिगम जो है यही होगा, यही सही होगा कि संरचनावादी अधिगम यही होगा कि सक्रिय विनियोजन और साथ साथ में अर्थ निर्माण की भी प्रक्रिया आप डेवलप करते जाएं। समाचार पत्रों और कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना कि पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? लैंगिक जेंडर स्थिरता बढ़ाने के लिए, यानी एक ध्यान रहे, गैर परंपरागत भूमिका में इन दोनों लोगों को दिखाना है। परंपरागत भूमिका मतलब ये है कि लड़की जो है कि गुड़िया के साथ खेलेगी और लड़का बैट बॉल के साथ खेलेगा, ये हो गया परंपरागत भूमिका। गैर परंपरागत भूमिका का मतलब है कि लड़की बैट बॉल से खेलेगी और लड़का गुड़िया के साथ खेल सकता है, या लड़की या लड़का दोनों बैट बॉल के साथ खेल सकते हैं, तो उसको आप कहेंगे गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, कि लड़की हमेशा जो है कि उसको खिलौने के रूप में गैस चूल्हा और बर्तन मेले से खरीदा जाएगा और लड़के के लिए एक बड़ा सा फुटबॉल खरीदा जाएगा, ये हो गया परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब लड़की के लिए फुटबॉल खरीदा जाएगा और लड़के के लिए जो है कि चूल्हा प्लास्टिक का और बर्तन खरीदे जा सकते हैं। तो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिका में आप चित्रित करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए तैयार है। तो ये ऑप्शन क्या है? सी सही है। लैंगिक भेदभाव नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने एनसीईआरटी में अब ज़्यादातर लड़कियों के एग्जाम्पल देना शुरू किया है, नहीं तो पहले हमेशा लड़कों के एग्जाम्पल होते थे। ये मामला उठाया गया कि लड़का बस ये खेल रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का हर जगह इन्वॉल्व है, लड़कियों का कहीं जो है योगदान नहीं है। क्या लड़कियां बस चूल्हा चौका और घर के काम करने के लिए बनी हैं? तो इस बात को ध्यान देना, इस लाइन को समझना कि पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिका में रखना है आपको। तो इसका अर्थ है कि भैया पुरुष को फुटबॉल और महिला को गुड़िया नहीं देना है। महिला को फुटबॉल और पुरुष को भी गुड़िया आप दे सकते हैं, तभी आप गैर परंपरागत भूमिका में दोनों का चित्र बनाएंगे।
निम्नलिखित में वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। भैया कोहलबर्ग का नैतिक तर्क क्या था? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास था। ठीक है, इसको तो आप लोग रटे हुए हैं, इसमें कोई यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है उन्होंने दिया था, यूनिवर्सल एथिकल सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, पूरी दुनिया में जो अप्लाई होता हो, पूरी मानव जाति के लिए जो अप्लाई होता हो, उसकी बात उन्होंने की थी। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त युक्त व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? तो क्या अंतर्वैयक्तिक कहा है कि अंतर्वैयक्तिक, अच्छा ये अंतःवैयक्तिक वैयक्तिक, ये इंटरपर्सन और इंट्रापर्सन्स दिया हुआ, तो ये बी वाला होगा, इंटरपर्सन होगा, इंट्रा नहीं होगा, इंटर होगा। इस बात को ध्यान देना, थोड़ा सा माइनर इसमें होता है, तो इसको ध्यान दे लेना। ठीक है, इसमें दिया है कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की प्रतिक्रिया और योग्यता क्या कहलाती है? तो यह अंतर्वैयक्तिक कहलाती है। अंतरावैयक्तिक नहीं, अंतर्वैयक्तिक कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा माइनर होता है, इसको चेक देख लेना ध्यान से। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए भैया? तो बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत उपलब्धि वाले अलग अलग रख देंगे। यानी वही है, गैर उपलब्धि मतलब 50 मार्क्स वाले अलग, 40 मार्क्स वाले अलग, 30 वाले मार्क्स वाले। उपलब्धि यही है इनकी, 30 मार्क्स 40 मार्क्स अलग अलग रख देंगे कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सुधार करना। नेक्स्ट बताते हैं, 2, 3 और 4 सही है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कैसे सही है देख लो, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। हाँ ये तो ठीक है भैया, कि कक्षा में जो शिक्षण मतलब टीचिंग की, लर्निंग जो टीचिंग हम कर रहे हैं उसमें सुधार करेंगे। और समय समय पर बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन, लर्निंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी प्रगति और ग्रोथ के बारे में हम सबको बताएंगे, बच्चों को बताएंगे। हाँ ठीक है। और चौथा क्या है कि बच्चों को की क्षमताओं और संभावनाओं को सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करेंगे। तो ये दोनों बातें सही है, तीनों बातें सही हैं बच्चों, पहला बिल्कुल गलत है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं था। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सामाजिकरण का अर्थ समझ लो, समाज में, ठीक है, इंटरेक्शन, यानी कि समाज में जब आप अंतःक्रिया करते हैं समाज के साथ, समाज में इंटरेक्ट करते हैं, समाज में सामाजिक गुणों को सीखते हैं, समाज में बहुत सारे लोगों से कुछ न कुछ लेते हैं देते हैं, तो उसको कहा जाता है सामाजिकरण। सामाजिकरण के दौरान आपका विकास होता है, किसी बच्चे का विकास होता है, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन, समाज में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं? मीडिया आपको सिखाता ही है, मीडिया आपको दुनिया भर के ज्ञान की बातें बताता है। हालांकि आज की मीडिया पे बेटा बिल्कुल मत ध्यान देना, एक नहीं तो आपको जो है आपका सामाजिकरण जो है बहुत 0% में कर देगा, या नेगेटिव में ही ले जाता है। आज की मीडिया जो है बच्चों के सामाजिकरण को नेगेटिव में ले जा रहा है। बुरा मत मानना, ये ऐसी बात है क्योंकि हमारी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो है उसके बारे में आप देख लेना, वही बता रहा है। बाकी हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हम कहीं बायस्ड नहीं है किसी बातों को लेकर। मतलब ये है कि हम किसी पूर्वधारणा से ग्रसित नहीं है, ये हमारा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स बता रहा है कि भारत में सामाजिकरण मीडिया करता है, लेकिन आज का मीडिया नहीं कर पा रहा है। विद्यालय खूब करता है। सामाजिकरण का मतलब सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मतलब है उसे सब्जेक्टों का ज्ञान, उसे समाज का ज्ञान, उसे लोगों का ज्ञान, जो उन्हें उसे संबंधों का ज्ञान, उसे भाई बहनों का ज्ञान, उसे टीचर और बाकी में रिलेशन का ज्ञान, इसी को सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण का मतलब है कि समाज में रहने वाले जितने लोग उनसे मिलते हैं, ठीक है, सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां हैं, उनसे सीखना है, उन्हीं के बीच में रहना है, उन्हीं का सम्मान करना है, इसको सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। परिवार भी आपको जो है कि सोशलाइजेशन करता है। सोशलाइजेशन का मतलब परिवार जैसा होगा। आपके माता पिता पढ़े लिखे और समझदार होंगे, बच्चा पढ़ा लिखा समझदार होगा, ये 99% चांसेस है। इस बात को आप समझना। तो परिवार भी आपका सामाजिकरण, सामाजिकरण किसी बच्चे का कैसा हुआ है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि उससे आप बस 2 लाइन बात कर लेना, अब उसको पता चल जाएगा कि उस बच्चे का सामाजिकरण कैसा हुआ। तो आज के ज़माने में किसी से झगड़ा लड़ाई बिल्कुल मत करना। अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है, उल्टा बोले, आपकी भावनाओं को न समझे, आपका सम्मान न करे, दुनिया भर की नौटंकी बताए, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना कि उसका सामाजिकरण 0 लेवल का हुआ है, गाय भैंसों के बीच में हो गया है।
समझ रहे हैं, पशुओं के बीच में हो गया, इंसान की जो है कि कैटेगरी में वो आता ही नहीं है। तो समाजीकरण जिसका जितना बेहतर होगा वो बच्चा उतना बेहतर बनेगा। तो समाजीकरण मीडिया भी करता है, विद्यालय भी, परिवार भी, और पास पड़ोस तो और खूब करता है। पास पड़ोस तो छोटे छोटे बच्चों को गाली सिखा देता है, तो उस समाजीकरण में योगदान दे देता है बच्चे का समाजीकरण गाली वाला हो जाता है। तो पास पड़ोस यदि आपका अच्छा नहीं रहा तो आपका समाजीकरण भी खराब हो जाएगा। आपके पास पड़ोस में डेली झगड़ा होता हो तो समाजीकरण आपका मतलब खराब होगा। ठीक है, चलो बच्चों, ये पूरी कंप्लीट हुई, और आप इसको जो है कि ध्यान से सुनिए 2 से 3 बार। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें बताइए ये क्लास कैसी लगी, और हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।